अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। सियासत ने नई करवट ले ली है। इत्तेहादी होने के बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते नजर आए, चित्रालियों से भी बात करते नजर आए और कराची वालों से भी बात करते नजर आए कि मेगा प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, वोट किसी और को दे दिया जाता है। टनल की बात कर लें या फिर ग्रीन बस मंसूबे की बात कर लें तो वोट किसी और को जाता है। इसमें बड़े सवाल उठते नजर आए। खास तौर पर एमक्यू पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हुआ है इलेक्शन से पहले, और उस इत्तेहाद के बाद ये कल के रोज जुमला सामने आया है। फिर सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि जो सीट एडजस्टमेंट होनी है नून लीग की और खासतौर पर एमक्यूएम की, वो कराची में होगी। तो क्या जो बड़ी सियासी लीडरशिप है नून लीग की वो कराची के अंदर जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की कल रिहाई हुई है, और पहली रिहाई के बाद जो है वो उन्होंने पहला जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर ये इल्जाम लगाया कि मरियम नवाज साहिबा के कहने पर मुझे अरेस्ट किया गया, मेरे साथ अडियाला जेल के अंदर नारवा सलूक इख्तियार किया गया और मैं जुमेरात के रोज जो है वो भूख हड़ताल पे भी रहा। ये तमाम चीज़ों की उन्होंने क्लेम किया है और ये बात की है कि मरियम नवाज साहिबा इस तमाम जो है वो चीज़ के पीछे हैं, जिसके बाद एहसन इकबाल साहब ने ही उसी टॉक शो के अंदर डिनाइल मूड में चले गए, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों की खुद हरकतें हैं, 9 मई के वाकयात और फिर 9 मई के बाद जो वाकयात के अंदर मुलविस थे तो उनके साथ ये होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई तक और 9 मई के बाद भी शेर अफजल मरवत को कोई ऐसा शख्स नहीं था जो जानता हो। ये जो सियासी शख्सियत बनकर उभरे हैं ये 9 मई के बाद ज्यादातर उभरे और फिर सीनियर नायब सदर रहे, फिर उसके बाद अभी पंजाब के अंदर कन्वेंशन करने गए और फिर ये तमाम मामला देखने में आए। आज की सियासी सूरत हाल के अंदर एक और दिलचस्प मंजरनामा यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर जाते हैं सरफराज बुख्ती साहब और फिर उसके बाद मामला कुछ बदलते नजर आते हैं। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान से 30 सियासी शख्सियात ने नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर मचाया था कि ये वो लोग थे जो हमारे पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करने वाले थे। लेकिन अब नून लीग को किसी ने कहा है शायद, या कोई यकीन दहानी कराई गई है, या फिर कोई कॉन्फिडेंस देने वाले पीछे जो है मुख्तदर हल्के बैठे हुए हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहां से आ रही है कि यहां पर शमूलियत इख्तियार करें। उसके बाद हमने यह भी देखा कि आईपीपीज के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला आया, तो फिर इस पर सवाल उठते नजर आए कि कौन कौन सी सियासी शख्सियात पंजाब के अंदर स्टेप डाउन होंगी और कौन कौन सी सियासी शख्सियात जो है वो आपको इलेक्शन के अंदर लड़ती नजर आएंगी। इन तमाम सूरत हाल पर आज सियासी तबसरा करेंगे और तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अली अकबर गुजर साहब मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल खान साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज्जियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अनवर खुर्शीद साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल खान साहब की इजाजत से अली अकबर गुजर साहब से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। गुजर साहब, जरा सवाल यहां पर यह है कि आप लोगों ने अभी इत्तेहाद किया है इलेक्शन से पहले एमक्यूएम के साथ, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब खासतौर पर कह रहे हैं, कराची वालों से भी कहा, चित्रालियों से भी कहा कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं लेकिन वोट आप किसी और को दे देते हैं। तो क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आपने किसी को वोट नहीं देना, हमें ही वोट देना क्योंकि हमने काम किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब कल मैं अभी भी लाहौर में हूँ, हमारी पार्लिमानी बोर्ड की मरकजी पार्लिमानी बोर्ड और सिंध के ज़िम्मेदारान की कल मीटिंग थी। तो उसमें जब सिंध से के लोगों से, कराची के लोगों से जब मियां साहब ने बात का उन्होंने बिल्कुल बरमला इजहार किया है कि हमने काम किया है और काम की बुनियाद पे जो है लोगों को उस पर वोट देना चाहिए कि कौन किसने क्या काम किया है। तो उस सिलसिले में उन्होंने बात की थी कि हमने कराची में जो काम किए थे, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान की तारीख में जो हमने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमें दिए हैं और ग्रीन लाइन का स्पेशली उन्होंने जिक्र किया। तो वोट जब निकलते हैं वो टनल जो लवारी टनल है वहां पे जो अरबों रुपए की जो बनाई थी, तो उस पर भी उन्होंने बात की थी कि लोगों को हमें उनका लुक आफ्टर करना चाहिए कि क्या वजह है कि जब इतने इतने बड़े बड़े काम होते हैं तो फिर वो वोट भी वहां से निकलने चाहिए। ठीक है, तो वो ये बात उन्होंने की थी बिल्कुल, और इस पे हम स्टडी कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं कि वहां पे मतलब ये क्या गुजर साहब डायरेक्टली हिट नहीं हो रहा एमक्यूएम पर? वो आपके इत्यादी भी हैं, उनका एक वोट बैंक रहा है कराची के अंदर, 2013 तक तो रहा ही है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इत्तेहादी हम सारे इत्तेहादी होंगे, कल को भी होंगे, आज भी हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हम अपना अपना मौकफ जो होता है, अपनी अपनी बात अपने लोगों को वोटर तक हमने पहुंचानी होती है।
तो हम अपनी बात बताएं कि हमने ये काम किया है, हमें लोगों को कन्विंस करें, और वो उस काम की बुनियाद पे आपको देखेंगे कि आप आए वाकई इन्होंने ये काम किए हैं, तो हमें वोट किसको देना चाहिए। जो काम करेगा और जो आगे बता अपने मौक़िफ़ को बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी पार्टी के जो उनका मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक बताएंगे लोगों को, तो फिर उसी हिसाब से वोट लेने के लिए बात तो आपको करनी पड़ेगी ना। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई हैं और वो बात करती हैं। मैं ये कहता हूं कि हमें इल्जाम तराशी वाली सियासत नहीं करनी चाहिए, कि जो काम हमने किए हैं उनको हमें मानना चाहिए, दूसरों को भी ओन करना चाहिए, और जो काम हमसे रह गए, हमसे खामियां कोताहियां हुई हैं जिस बात पे, उसको हमें एग्री होना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारी खामियां कोताहियां जिस वजह से ये काम नहीं हो सके। अगर हम डटे रहेंगे, पुराने दौर में चलते रहेंगे, तो फिर कौम तो नई यंग जनरेशन जो है तो पढ़ी लिखी कौम है, सारी चीजों को समझ दिया, अब ये बातें चलेंगी नहीं ये चीजें ना, और हमें फैक्ट पे बात करना होगा, और इंशाल्लाह वो हम साबित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमने काम किया है और पूरे पाकिस्तान में काम किया है, और लोगों के सामने है, वो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट अब 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो लोगों को ये सोचना होगा कौम को कि आया वो अपने मसाइल को हल करने के लिए कौन सी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, किसको वोट करते हैं, और वो हुकूमत बनाए और उनके बाकी मानदा जो मसाइल रहते हैं उनको हल करें। उसके लिए ठीक है, ठीक है। इकबाल खान साहब, इस वक्त नून लीग के पास एक बड़ा ग्राउंड था। जब मियां साहब अक्टूबर के महीने में वापस आते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि एक बड़ा जलसा होता है, उस जलसे के बाद फिर शमूलियत इख्तियार करते हैं बलूचिस्तान से 30 सियासी शख्सियात, फिर फजल रहमान साहब भी हिमायत का ऐलान करते हैं, IPP भी हिमायत का ऐलान करती है, MQM और जो GDA है उसके भी कुछ लोग जो है वो हिमायत का ऐलान कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि नून लीग की बड़ी एक कैंपेन चल पड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉरिडोर्स ऐसे हैं जहां पर नून लीग ने जो करना था वो नहीं कर पाया। अभी हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा भी इतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही जो पहले एक्टिव थी। मियां साहब के बाद एक होप थी कि आएंगे और बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी, तो वो उस तरह से टेकअप नहीं कर सके जिसका फायदा पीपल्स पार्टी उठाने में कामयाब रही। सरफराज बुगटी साहब ने भी अभी शमूलियत इख्तियार की है स्टेप डाउन होकर वजारत से। क्या लगता है कि मियां साहब के ऊपर जो तासुर पीपल्स पार्टी डालती रही है लाडले प्लस का, क्या वो तासुर गलत था? क्या वो बातें गलत थी? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही, तो पीपल्स पार्टी खुद लाडली तो नहीं हो गई कहीं? बहुत शुक्रिया आपका, अली अकबर गुजर साहब का, साहब का, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दो तीन चीजें इसमें अली अकबर गुजर साहब का आपने लिया है, बहुत हमारा डेरी में ताल्लुक है, सियासी तौर पर ठीक है, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन एक हमारा सदस्य होने के नाते भी जो तरह का रिश्ता है। इकबाल भाई की आवाज बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल खराब आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, काइंडली उसको देखें जरा, बिल्कुल नहीं आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, जरा इस मसले को हल करने की कोशिश कीजिए। इकबाल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, आप देखिए, मियां साहब जो है मुल्क से जो बाहर गए थे, तो वो आपको याद होगा कि वो एक स्टाम्प पेपर पर मुल्क से बाहर गए थे, बीमारी उनके साथ लगी थी, अल्लाह ताला ने उनको सेहतयाब किया, वो एग्जाइल में नहीं थे, वो अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से वापस आए। तो इस तरह का जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया मुस्लिम लीग की जानिब से कि जनाब मियां साहब जो है जिला वतन कर आ रहे हैं और उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हो रहा है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने, अदालतों में भी, मुख्तलिफ नादरा में भी और दीगर इदारों में भी उनको जो रिलीफ मिला नैब के जरिए, तो वो जो रिलीफ है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो काम 2018 से पहले खान साहब के लिए होता था वो आज मियां साहब के लिए होने लगा है। तो हमारे इस बात पर इख्तलाफ है। और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हमने मुस्लिम लीग ने किया था साथ में, तो उसमें ये था कि हमने कभी भी किसी का अलगार नहीं बनना, हमने डेमोक्रेसी पर बिलीव करना है और हमने अवाम का लाडला बनना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आप देखेंगे वो अवाम ही की तरफ है और वो रोज बरोज अवामी जलसों में, अवामी इजलास में, वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हैं। जहां तक मियां साहब की कल होने वाली बोर्ड मीटिंग के बाद गुफ्तगू है, उन्होंने दो तीन चीजें ऐसी की हैं जिसको मैं गुमराहकुन समझता हूँ। स्पेशली उन्होंने थरकोल की जो बात की है कि जिन्होंने थरकोल की बुनियाद रखी, तो वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रखी थी 1996 में, और 97 में मियां साहब की गवर्नमेंट आई और वो उसको फिर उस काम को रोक दिया गया था। तो वो काम, वो जो ख्वाब था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, वो शर्मिंदा तामीर किया उन्होंने मौजूदा हुकूमत सिंध ने। तो फिर दूसरा एटम बम का जो नवाज शरीफ साहब ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो वो तो पूरी दुनिया जानती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उससे बुनियाद डाली। ठीक है, मियां साहब ने जो है 98 में जो है तो धमाके किए, जरूर उनके ऊपर इख्तलाफ था। इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर भी प्रेशर था
जब वो पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत बनाने के लिए जा रहे थे, जब वहां बेनजीर भुट्टो को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने जा रहे थे तो उनके ऊपर प्रेशर था। तो ये सारी बातें बताएं। अगर हम सीपीक की बात करें तो सीपीक के बारे में भी शायद बातें इस तरह की गई जो मुस्बत नहीं थी, वो जो जेन्युइन बातें नहीं थी। जेन्युइन बात तो ये है कि वो ईरान का पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हो, सीपेक का मुआहदा हो जो चाइना के साथ किया। वो आसिफ अली जरदारी उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, उस वक्त भी सिलसिला शुरू हुआ। और चाइना हमारा जो है बहुत देरीना दोस्त है, वो आज का दोस्त नहीं है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने से दोस्त है। कराची वालों पर उन्होंने बात की तो उन्होंने किसकी बात की? उन्होंने कहा कराची में मैंने अमन कायम किया। तो इस बात पर शायद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग नाराज हो जाए कि जो कराची में अमन कायम किया और जो ऑपरेशन हुआ 92 में, तो जिसका आज तक रोना पीटा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट करती है, तो वो ऑपरेशन किसके खिलाफ था? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जवाब दोस्तों से जवाब इसका लेना चाहिए। 96 के बाद जब मियां साहब गवर्नमेंट आई तो एक बार फिर ऑपरेशन में तेजी आई, तो फिर मियां साहब को बिल्कुल एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन करने का क्रेडिट तो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दहशतगर्दों को जो है वो गिरफ्तार करके उनके ऊपर केसेस बनाकर उनके ऊपर FIR दर्ज कर उनको जेलों में भेजकर जरूर नून लीग को मैं क्रेडिट दूंगा कि नून लीग ने एमकेएम के लोगों के साथ ये ऑपरेशन में जो इनकी दहशतगर्दी दिन था उसको जो है बंद करने में बड़ा किरदार अदा किया। कहीं ना कहीं जनरल बाबर साहब का भी जिक्र आता है। चले आपने तो वो भी बात याद दिला दी कि 3 ऑपरेशन इन्हीं के दौर में भी। बस अब आपका भी इनिशियल कमेंट आके मैं जरा एक तजिया भी ले लूं। अनवर खुर्शीद साहब, जरा इस पर मैं कमेंट चाहूंगा आपका कि लाडला प्लस तो एक तासुर जा रहा था नून लीग पर और खासतौर पर मियां साहब पर। अब पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई है और पीपल्स पार्टी जिस तरह से एक्टिव हुई है, लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं जो लाडले प्लस का एक टैग था वो स्लाइटली कहीं और शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब ठेका होता है ना तो ठेकेदार बैठते हैं ना, तो जो जिसको ठेका मिलना होता है उसको पहले से पता होता है ना जब अपना, तो वो ज्यादा एफर्ट नहीं करता। वो अपनी कोटेशन डाल देता है और ज्यादा एफर्ट नहीं करता। तो इनको पता है, इनको बुलाया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। ये 2 दफा जो गए हैं अपनी मर्जी से नहीं गए, इनको भेजा गया है। इनको अभी वापस भी बहुत सारी श्योरिटीज पहले भी दी गई थी, डील करके आए थे वापस, अभी भी ये डील करके आया वापस। अगर ये डील ना होती, 1-2 साल और आगे चलती, तो ये कभी भी ना आते। कोई दुनिया की ताकत इनको वापस नहीं ला सकती थी। ये डील करके आए हैं और इक़्तिदार लेने के लिए आए हैं। और ये दोनों पार्टियां, जो मैं तीनों पार्टियों की बात करूंगा, ये तीनों पार्टियां कोई अपने वोट से इलेक्ट होके नहीं आई। 2008 में लाडले थे, 2013 में भी लाडले थे और 2018 में भी लाडले थे। और अभी जो हो रहा है ये यानी कि लाडला प्लस की बात जो हो रही है वाकई ठीक हो रही है, क्योंकि पहले वो जो लाडले थे यहीं पे थे, अभी लाडले बाहर से बुलाए गए हैं, स्पेशल इंपोर्ट किया गया है। और जो इससे पहले कह रहे थे कि जी इम्पोर्टेंट हुकूमत कह रहे थे जो 16 महीने की गुजरी है, वो तो थी मगर अभी इसको कंफर्म मोहर लगाई जा रही है कि ये इम्पोर्टेंट लोग हैं। और ये पहले जिस तरह परवेज मुशर्रफ की जो इक़्तिदार था 2008 तक, उसको कमजोर किया गया और फिर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डील करके लाया गया। ये बताता कोई नहीं है, ना कोई बताएगा, कोई बात नहीं करेगा। और 2013 में जब इसी तरह इसको उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा जब पीपल पार्टी ने दाएं बाएं किया तो फिर मुस्लिम लीग नून को लाया गया। जब मुस्लिम लीग नून ने दाएं बाएं किया तो थोड़ा सा दचका पीपल पार्टी को भी दिया गया यूसुफ रजा गिलानी की सूरत में, और दचका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया गया नवाज शरीफ की उस तरफ पे। और फिर जब ज्यादा इधर देखा गया तो इधर तो बहुत ज्यादा मामलात खराब हो गए थे PTI के, तो PTI की पूरी हुकूमत को फारिग कर दिया गया। अभी जो भी आएगा उन तीनों के नक्शे कदम पे आएगा, जैसे वो आए हैं तीनों, अभी भी आने वाला वही होगा। वो बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जो कि डेफिनेटली होगी, बेशक पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, बेशक तहरीक इंसाफ हो, कोई भी, ये तीन ही पार्टियां बड़ी, तीनों पार्टियों में से कोई भी आएगा। यानी कि तहरीक इंसाफ की तो बात अभी जो करेगा कि वो आएगी, बेशक इसकी तहरीक इंसाफ की 60 या 70% पॉपुलैरिटी और वोट बैंक है, मगर तहरीक इंसाफ नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती, क्योंकि ठेकेदारी में पहले से पेपर आउट हुआ है और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 100% चांस है आने का। ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ रहेंगे, मेरा जो पैनल है, और इस वक्त बात ये करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो वो शिकायतें करते नजर आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात,
प्लेइंग फील्ड भी नज़र नहीं आ रही है, इनको वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। और जो अभी रिसेंटली इनका ऑनलाइन जलसा एक मुनक़िद किया गया तो तब भी शिकायत मौसूल हुई, इंटरनेट की जो उस वक्त सर्विस थी वो डाउन नज़र आई, जबकि पीटीए की जानिब से बताया गया कि कुछ हमें शिकायत मौसूल हुई हैं, लेकिन जो आम शहरी हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया जो सोशल वेबसाइट्स, जो सोशल साइट्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है या दीगर जो साइट्स हैं, वो भी डाउन नज़र आए, यूट्यूब भी डाउन नज़र आया। तो इसकी तहकीकात भी हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद।